जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विवाद एक बार फिर से सियासी लड़ाई का अखाड़ा बन गया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट के दौरान पाकिस्तान के पत्रकार से कह दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो अनुच्छेद 370 पर दोबारा विचार किया जाएगा। इसी बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उनके बयानों से उपजे विवादों का बेहद पुराना नाता है। एक बार फिर उनके एक बयान से देश का सियासी पारा चढ़ गया है। इस बार दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 पर बयान दिया है। Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism, because in a Muslim majority state there was a Hindu Raja and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, उसके बाद बवाल शुरू हुआ। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की ही सोच भारत विरोधी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा तो यहां तक कह बैठे कि इसके पीछे राहुल गांधी हैं। दिग्विजय सिंह हो चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, ये सबके सरगना है आदरणीय राहुल गांधी जी। 25 अगस्त 2019 को एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 हटा करके हिंदुस्तान की सरकार ने एक भारी गलती कर दी है, और 27 तारीख को 2 दिन बाद एक डोसियर बना करके एक चिट्ठी लिख करके इमरान खान इसे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में डिपॉजिट करते हैं और कहते हैं देखिए ये इंडिया का वक्तव्य है। 25 तारीख को राहुल गांधी का ट्वीट और 27 तारीख को यूनाइटेड नेशन में प्रस्तुत हो जाना, कहीं ये सांठगांठ तो नहीं? चूंकि अनुच्छेद 370 को हटाना बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल रहा है, इसलिए इस पर होने वाली बयानबाजी पर वो हमलावर हो जाती है। दिग्विजय के धुर विरोधी रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो सीधे सोनिया गांधी से जवाब मांगा है। दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है, जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान का विरोध कर रही है, लेकिन कश्मीर के नेता इसका स्वागत कर रहे हैं। पूर्व सीएम और 370 हटने के बाद महीनों तक करीब करीब नजरबंद रहे फारूक अब्दुल्ला दिग्विजय के बयान का समर्थन कर रहे हैं। I am very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it heartily, and I hope that the present government will look into this again. करीब करीब यही मत बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों का है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रहे कविंद्र गुप्ता को इसमें पाकिस्तान का हाथ नजर आता है। इनका पहले भी रहा है, मणिशंकर अय्यर से लेकर के इनके जो भी नेता हैं, वो पाकिस्तान जो बोलता है उनकी भाषा हमेशा वही रहती है। ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। ग्रेटा थनबर्ग की जो टूल किट जारी हुई थी उसका ये हिस्सा है। ये देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। विवाद बढ़ा, हमले बढ़े तो दिग्विजय ने इस पर सफाई दी, लेकिन सफाई भी ऐसी जिससे विवाद को और ज्यादा हवा मिल गई। ट्वीट कर दिग्विजय ने कहा कि अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसीडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता। हालांकि कांग्रेस नेता राशिद अलवी कह रहे हैं कि 370 को वापस लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है,
लेकिन जिस तरह से उसे लागू किया गया वो गलत था। आर्टिकल 370 रिस्टोर करने का कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाकर लोगों को जेल में डालकर, एक्स चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालकर कानून बनाया गया, वो कश्मीर के हित में नहीं था। जबकि कांग्रेस उन पार्टियों में शामिल थी जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर विरोध किया था। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद यह कानून में बदल गया था। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 370 और विपक्ष में 70 वोट पड़े थे। वहीं राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट पड़े थे। आइए इसी मसले पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं पहले आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अमीर हैदर जैदी हैं, सीपीआई के नेता, उनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं। सलमान निजामी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। विनोद पंडित हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और प्रदीप सिंह, पूर्व संपादक मुंबई जनसत्ता, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले सलमान निजामी साहब आपके पास ही आऊंगा। क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह का यह बयान सेल्फ गोल है कांग्रेस का? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज जो हमला हुआ जयपुर, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उसमें जो शहीद हुए वो जम्मू कश्मीर की पुलिस के 2 जवान थे और 2 सिविलियन थे। 370 का सबसे बड़ा, अगर जो पूरे देश में ये कहा गया कि 370 हटना मतलब कि आतंकवाद का जम्मू कश्मीर से साफ होना हुआ। 2 साल में आप मुझे बताइए, मैं हर एक पैनल से पूछना चाहता हूँ, 2 साल में आप बताइए मुझे कि मिलिटेंसी का ग्राफ कितना बढ़ा। हर रोज हम सुनते हैं कश्मीर में, चाहे एलओसी हो चाहे एलएसी हो, वहां चाइना कब्जा बनाए बैठा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान हर रोज जो है कोई ना कोई घटना कर रहा है कश्मीर में। मर कौन रहा है? जम्मू कश्मीर का व्यक्ति मर रहा है। 2 सालों से आपने अनाउंस किया था कि हम 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पैकेज देंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। कुछ नहीं है हमारे पास। आप सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? और जब हिंदुस्तान का कोई, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सलमान निजामी, आपको जो बातें कहनी आप कहिए, बिल्कुल कहिए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मैंने आपसे ये पूछा कि दिग्विजय सिंह का ये बयान, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? कहीं कांग्रेस का ये कोई सेल्फ गोल तो नहीं? देखिए, वो उन्होंने क्लैरिफाई किया है। मैं आपको स्टैंड पार्टी का देता हूं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था फैसला। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा नहीं और चले मानते हैं कि भाई 370 जो है आप सेलिब्रेट करिए, लेकिन उसका आउटकम क्या है? आज भी एक मिनट नहीं, फिर एक मिनट, पहले आप सवाल का जवाब तो दे दीजिए सर। ये तमाम भूमिकाएं, जो बातें आप कह रहे हैं, इसके साथ चीजें रखिए, लेकिन आप ये तो मुझे बताइए कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा कि सरकार विचार कर सकती है, अगर आप लोग सत्ता में आए तो 370 को बहाल करने पर विचार कर सकते हैं, क्या ये कांग्रेस का मत है? इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 एक नौकरियां थी और जमीन थी। आप मध्य प्रदेश के सीएम को दिखा रहे थे अभी तस्वीर पे। इन्हीं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मध्य प्रदेश की नौकरियां मध्य प्रदेश के वासियों के लिए होंगी। ये 3 महीने पहले का बयान है। अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए, जम्मू कश्मीर से नौकरियां छीनी गई, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि नौकरियां हमें रहनी चाहिए। ये किस मुंह से आज बोल रहे हैं? 370 था क्या? 370 का नौकरी और जमीन। आपके 7 राज्यों में जो है अभी भी वो एक्ट है कि सलमान निजामी, आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं या घुमा रहे हैं आप मुझे? मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। आप अपनी बात रखिए ना, आप बिल्कुल अपनी बात रखिए। वहां पर क्या हालात हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप अपनी बात रखिए, अपनी राय रखिए। लेकिन दिग्विजय सिंह अगर कहते हैं कि अगर सरकार आती है तो विचार कर सकते हैं 370 बहाल करने पर, इस पर आप लोगों का क्या मत है? मैं ये जानना चाहता हूं। लव लेटर नहीं लिखा था दिग्विजय सिंह ने, इमरान खान को लव लेटर नहीं लिखा था बर्थडे विशेष के लिए। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गए थे। आपके लोग वहां बैक से में टॉक्स भी करेंगे पाकिस्तान के साथ, बिरयानी खाने भी जाएंगे, लव लेटर भी लिखेंगे। अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति ये बात कहेगा कि कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करिए, 2 साल में क्यों आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, आपको मिर्ची लगती है। लेकिन जब आप लोग जो है पाकिस्तान के साथ सीक्रेट टॉक्स करते हैं बैक चैनल्स पे, उस पर आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान को लव लेटर लिखते हैं, उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन समझना चाहिए कि आपने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। आज हमारे अच्छा, मतलब मैं ये मतलब निकालूं आपके बयान का, सलमान निजामी, तो क्या मैं एक अर्थ ये निकालूं कि दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर आप लोगों को मौका मिला सत्ता में आने का तो आप लोग उसे बहाल करेंगे फिर से 370 को?
नहीं, बाहर कोर्ट में चल रहे सब जुडिस है। हम तो भाजपा की तरह नहीं बोल सकते हम ये एक्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो फैसला होगा वहाँ इलेक्शन करवाइए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला होगा, वहाँ की लेजिस्लेशन का फैसला होगा, वो हर पार्टी सेंटर में करेगी। सब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम कैसे बोल सकते हैं? आप तो दिग्विजय सिंह कैसे बोल सकते हैं? तो फिर दिग्विजय सिंह कैसे बोल सकते हैं अगर आपकी बात में मान भी लूं? हाँ, वो उनका स्टेटमेंट है, वो आप उनसे पूछिए। अरे तो वो कंफ्यूज कर रहे हैं ना सर, सलमान निजामी भाई, वो कंफ्यूज कर रहे हैं ना। वो कह देते हैं कि करेंगे और विचार करेंगे, फर्क होता है, जिसे अमित मालवीय नहीं समझ रहे हैं। ये करेंगे और कर सकते हैं, तो फिर ये बोल ही क्यों रहे? इस तरह के बयान की अभी क्या आवश्यकता थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप बेवकूफ बना रहे हैं देश की जनता को। आप 370 को ऐसा बना रहे हैं हथियार कि जैसे 370 था तो कश्मीर था, नहीं था तो नहीं था। मैं जवाब ले लेता हूँ। राजीव रंजन जी, आप सुन रहे हैं सलमान निजामी को इतनी देर से। वो कह रहे हैं कि दरअसल आपकी सहयोगी जो बीजेपी है वो बेवकूफ बना रही है जनता को, देश को, आवाम को। देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या आर्टिकल 370, आज की कांग्रेस और उस समय की कांग्रेस में बहुत बड़ा फर्क। वो एक ऐसी परिस्थिति थी जब हिंदुस्तान के साथ कश्मीर को जोड़ना और जो आपके पास उपलब्ध विकल्प थे उसके आधार पर आपने 370 दिया, और ये सही फैसला था। इस पर आज तो कोई चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर के हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, हम बराबर वैचारिक तौर पर 370 को हटाए जाने के खिलाफ। अब की स्थिति क्या है? अब ये देश का एक ऐसा फैसला है कि संविधान संशोधन के जरिए जारी हो चुका है। उसके आधार पर कश्मीर, लद्दाख और जम्मू अलग अलग राज्य संघ शासित राज्य हो चुके हैं, और साथ ही साथ वहां बीडीसी के चुनाव हुए, जनादेश वो भी है। लोग लोकतंत्र की मुख्य धारा में आ गए हैं, हालात पूरी तरह से अच्छे हो रहे हैं, लोगों को उम्मीद है, नई व्यवस्था में रोजगार भी है, एक अस्थायित्व भी है और केंद्र के साथ बेहतर रिश्ते भी है। मुझे लगता है ये अब अतीत का हिस्सा है, और इस पर केवल सियासत के लिए कांग्रेस कई बार इस तरह के मुद्दों को उछालती है। दरअसल कांग्रेस की अब ये हैसियत भी नहीं है। संविधान संशोधन के लिए जिस नंबर की जरूरत है कांग्रेस कल्पना भी नहीं कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर को लेकर के जो कांग्रेस ने गलतियां की है, हुर्रियत जैसे संगठन बने हो या फारूक अब्दुल्ला की एक सरकार को गिरा करके, जिस समय कठपुतली सरकार कश्मीर में गुलशाह की जो फारूक अब्दुल्ला के बहनोई थे, और उसके बाद वहां उग्रवाद जिस तरह से बढ़ा, कश्मीर के हालात अगर बिगड़े हैं तो निसंदेह कांग्रेस की नीतियों की वजह से बिगड़े। कांग्रेस को तो प्रायश्चित करना चाहिए, और 370 अब देश का फैसला है कि 370 के बगैर कश्मीर देश की मुख्य धारा में है। देश के तमाम राज्यों की तरह आपने बड़ी बात कह दी है राजीव रंजन जी। आप यहां तक कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को प्रायश्चित करना चाहिए। विनोद पंडित जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने मेरे मित्र जो सलमान निजामी साहब से आपसे पूछा कि वहाँ पे जो दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आज है कि वो कांग्रेस का स्टैंड है कि पर्सनल व्यू है, वो उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और इस पर कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। नंबर एक, जहाँ तक कश्मीर में उग्रवाद और अलगाववाद बढ़ने की बात है, मैं भी कश्मीर में, आज भी कश्मीर में रह रहा हूँ, कश्मीर जाता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि 86 और 87 में जब राजू फारूक अकार्ड हुआ कश्मीर के अंदर, और उस टाइम जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे, उनका नाम था ये मिस्टर खान थे, हमीदुल्ला खान, ड्यूकाम कश्मीर। और जब कांग्रेस ने वहाँ पे उस टाइम जो कुछ गड़बड़ी हुई, इलेक्शन धांधलियाँ हुई फारूक अब्दुल्ला के साथ, और उस टाइम मुतीत महज जो एक पाकिस्तान का एक अंग वहाँ बना, जिसका डॉक्टर काजी निसार जो साउथ कश्मीर से उसको लीड कर रहा था, जो उग्रवाद की एक जड़ बनी है, और उस टाइम तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। और दूसरी बात जहां तक 370 की बात है कि कांग्रेस को इसको स्पष्ट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर पे डाल देते हैं कि ये कहते जी एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है जी, उनका पर्सनल है।
अगर पर्सनल है तो 10 जनपद को इस पे स्टैंड क्लियर करना चाहिए, एआईसीसी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या वो चाहते हैं कि वहां से 317 हटे या न हटे। जबकि पार्लियामेंट में जब हटाया गया तो पूरे उसमें बहुमत थी उस टाइम, उस पीरियड में। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी ने कश्मीरी पंडितों की बात करी है कि मैं उनको बता रहा हूं, आपने रिप्रेजेंटेशन की बात करी, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि जब 96 में पहली बार उग्रवाद के बाद कश्मीर में इलेक्शन हुए तो आपने क्या किया, खेमलता वखलू को तो एमएलए बनाया लेकिन उसको मंत्री नहीं बनाया। जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार आई, विजय बकाया को एमएलसी बनाया लेकिन आपने उसको मंत्री नहीं बनाया। लेकिन 96 से आज तक कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। जवाब दीजिए सलमान, हमारा नहीं रहा। सलमान निजामी जी जवाब दीजिए। कुछ साल भर के लिए आप लोगों के भी डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं, दोहरा चरित्र रहा है हमेशा। जी, इनको मालूम नहीं है कि विवेक तनखा जी भी एक कश्मीरी पंडित है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। राज्यसभा से कांग्रेस ने उनको सांसद भेजा है। और ये जो बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडित जो है, आप मुझे बताइए, ये बहुत मुझे पुरानी हिस्ट्री बता रहे हैं। आप बताइए 90s में वीपी सिंह के साथ सरकार में कौन था जब आप कश्मीरी पंडित वहां से निकले? भाजपा सरकार उसके सपोर्ट में थी। और आज जो हाल है कि 6 सालों में कितने कश्मीरी पंडित वापस भाजपा ने कश्मीर भिजवाए, रिहेबिलिटेट किसने किया, वो कॉलोनीज किसने बनाई, चाहे जम्मू में हो चाहे कश्मीर में हो, पैकेज किसने दिलवाए, वो 1000 करोड़ का पैकेज किसने दिलवाया कश्मीरी पंडितों को? 6 सालों में कितना पैकेज मिला भाजपा की तरफ से? बात यहाँ है, अगर आज आतंकवादी हमला हुआ है, 3 हमारे ऊपर जब बात जो है आप इसको क्रिमिनल रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्रिमिनल रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मरा वो इंसान मरा, चाहे मुस्लिम मरा चाहे हिंदू मरा, वो इंसान मरा। लेकिन आप मुझे ये मत बताइए, आप मुझे 2 डिक्टेट नहीं, मुझे मत बताइए, आपको जमीन का पता ही नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ 20 कश्मीरी पंडित कौसरनाग जा रहे थे, आपके उमर गवर्नमेंट ने, आपके दुष्टन पार्टी ने, आपके गवर्नमेंट ने मुखालफत की और कहा कि जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने राजनीति की, कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति हुई, कांग्रेस से उनको कश्मीरी पंडितों के नाम पर आप पॉलिटिकल पार्टी सियासत कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के नाम पर 30 साल से आप सियासत कर रहे हैं। जब वोट का समय आता है तो कश्मीरी पंडित याद आता है आप लोगों को। किसी ने एक सियासत की, कश्मीरी अनंतनाग में जो कश्मीरियों की कॉलोनी बनी है कश्मीरी पंडितों की, वो कांग्रेस। चलिए मैं बहस को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं, बहस को थोड़ा मैं आगे ले जाना चाहता हूं। एक मिनट प्रदीप सिंह जी का मैं रुख करूं, प्रदीप सिंह जी का मैं रुख करूं। उससे पहले अमीर हैदर जैदी साहब, सलमान निजामी से मैंने खूब पूछा, कई बार पूछा कि क्या दिग्विजय सिंह का जो बयान उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। यही सवाल मेरा आपसे है, क्या 370 फिर से बहाल करने की बात जो कही जा रही है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उस पर विचार कर सकते हैं अगर सरकार में आए तो, क्या सीपीआई को इसका समर्थन रहेगा? अखिलेश जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अब तो सरसों का तेल भी 200 रुपए लीटर है, तो मेरे ख्याल से अब के तो नहीं चढ़नी है। गंगा के अंदर बहती हुई बेकफन की लाशों को ढकने के लिए पाकिस्तान का एंगल लाना बहुत ज़रूरी है ताकि उन लाशों को ढका जा सके। ऑक्सीजन के बगैर हॉस्पिटल के बाहर और सड़कों पर तड़प तड़प कर जो लोग मर गए, उनको ढकने के लिए पाकिस्तानी एंगल और हिंदू मुस्लिम का दंगा होना भी देश के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये सारे एंगल हैं। जब एक चीज़ और कहूँगा, जब लेकिन 370 का शिगुफा तो दिग्विजय सिंह ने छोड़ा ना, जिस पर यह बहस शुरू हो गई। जैदी साहब, जब आ रहा हूं सर अखिलेश जी, जब मोदी सरकार संकट में होती है, कांग्रेस के अंदर की जो आरएसएस होती है वो एक्टिव हो जाती है। तो ये कौन है? दिग्विजय सिंह है? राहुल गांधी के इर्द गिर्द। सुन लीजिए, बात पूरी सुन लीजिए अखिलेश जी। आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूं, बोलिए ना। जब मोदी सरकार संकट में होती है, जब मोदी सरकार संकट के अंदर होती है, राहुल गांधी के जितनी नाक के बाल है वो मुझे लगता है सब आरएसएस के प्लांटेड है। वहां से कोई एक शगुफा छोड़ा जाता है ताकि हिंदू मुस्लिम का एंगल लाके मोदी सरकार को ऑक्सीजन दिया जा सके। इस समय तो मोदी सरकार वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा, वेंटिलेटर हटते ही खत्म है मामला।
अब तो देश पूछ रहा है, जब हमारे प्रिय, हमारे घर के बच्चे हॉस्पिटल की सड़कों पर तड़प तड़प के ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे, जब गंगा के अंदर दफनाई हुई लाशों के ऊपर तो वो तो है ही, तो इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस इसी पर बनी रहे ना, इसी मुद्दे पर चर्चा करे ना। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, बड़े नेता, ये 370 का शिकूफा क्यों छोड़ देते हैं? तो सवाल तो पूछे जाएंगे। आइए मैं सीधे आपको प्रदीप सिंह जी के पास लिए चलता हूं। और प्रदीप जी, सवाल यही है, अनुच्छेद 370 को लेकर जो बयान दिग्विजय सिंह ने अभी दिया, क्या उसकी वाकई में कोई जरूरत थी या एक सेल्फ गोल दाग दिया उन्होंने? देखिए अखिलेश जी, मुझे तो समझ में नहीं आता दिग्विजय सिंह क्या सोचकर और क्या बोलते हैं। उनका 370 पे अभी सवाल ये है कि ये बात वो सांसद हैं, संसद के अंदर भी बोल सकते थे, अपनी पार्टी में भी बोल सकते थे, भारतीय पत्रकारों के साथ भी बातचीत में बोल सकते थे। तो सवाल ये है कि एक पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत में ही उनको इस बात को क्यों कहना था, एक बात। और उनके बयान देखिए, बाटला हाउस पे देखिए, 26/11 पे मुंबई पे जो हमला हुआ उस पर देखिए, तो इस तरह के बयानों की उनकी एक लंबी फहरिस्त है। और मुझे नहीं लगता कि अब उनकी पार्टी भी उनको बहुत गंभीरता से लेती है, लेकिन ऐसे बयान देकर वो निश्चित रूप से पार्टी का नुकसान करते हैं। तो पार्टी को सोचना चाहिए। एक समय ये काम बहुत खूबी से जो है मणिशंकर अय्यर करते थे जी। ऐसी स्थिति आ गई है कि पार्टी को उनको बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लेना पड़ा, लेकिन बाद में उनको वापस लिया गया। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी सोचना चाहिए पार्टी को कि क्या वो पार्टी का भला कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं, देश का भला कर रहे हैं, किसके भले के लिए बोल रहे हैं। आखिर वो जो कहना चाहते हैं, जिस पार्टी ने संसद में उस प्रस्ताव का समर्थन किया, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो हम तो ये मानेंगे कि पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड वही है। अब उसके बाहर क्या कोई पार्टी का स्टैंड बदल गया है? तो ये तो कांग्रेस पार्टी ही बता सकती है कि उसका संसद में जो उसका स्टैंड था उसके बाद उसमें कोई बदलाव आया है। लेकिन दिग्विजय सिंह से पार्टी को निश्चित रूप से पूछना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इस तरह के बयान हर पार्टी में ऐसे एक दो लोग होते हैं जो पार्टी की लाइन से हमेशा अलग चलने में पता नहीं क्यों बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो ठीक है, एक पार्टी का डिसिप्लिन होता है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि दिग्विजय सिंह उस पार्टी का कितना नुकसान कर रहे हैं। जी, सलमान निजामी साहब, जरा मुझे यह बताइए, छोड़िए आप बीजेपी जो कह रही है, संबित पात्रा जो कह रहे हैं, सवाल यह है कि आपको पता है पाकिस्तान ने पिछले दिनों में किस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया है पूरी दुनिया भर में 370 को लेकर। ऐसे में एक पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत में अगर दिग्विजय सिंह इस तरह की बातें कहते हैं तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या एक तरीके से पाकिस्तान की फिर वो मदद नहीं हो जाएगी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए? देखिए, मैं यहाँ बात सुन रहा था, लेकिन मैं कहूँ कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है। अगर बात कश्मीरी अवाम की हो रही है तो हम सब हिंदुस्तानियों को उस पर खड़ा होना चाहिए और कश्मीरियों के इंसाफ की बात करनी चाहिए। आज जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें 2 पुलिस वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के थे और 3 सिविलियन लोकल कश्मीरी मारे गए। तो बात क्यों ना हो उस पर? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपको हमदर्दी मरहासा के व्यक्ति की है तो कश्मीरी उस जवान की क्यों नहीं है? डिबेट तो अच्छा हो रहा है। नहीं, क्यों ना बात हो, बिल्कुल बात हो। दिग्विजय सिंह की फिर वो बात करें ना। आप जब 370 को बीच में ले आते हो तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आपके नेता तो है ना भाई, पार्टी में है कि नहीं है, ये बता दीजिए सलमान जी। आपने बोला पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में बातचीत की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इमरान खान को लव लेटर क्यों लिखा? क्या पाकिस्तान ने अभी भी हरकत की? क्यों चिट्ठी लिखी पाकिस्तानी इमरान खान को बहुत बहुत खूबसूरत अल्फाज में? क्यों सीक्रेट टॉक्स, बैक चैनल टॉक्स पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ हुई? हिंदुस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी क्यों चोरी छुपे वहां बातचीत कर रहा था? अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो दुश्मन के साथ मुकाबला करिए ना। आप 2 देशों के बीच अगर बातचीत होती है तो आपके मुताबिक वो चोरी छिपे बातचीत हो रही है, आप ये कह रहे हैं? विपक्ष नेता उस पर बात कर रहा है। नहीं, एक मिनट। कूटनीतिक बातचीत में सलमान निजामी, कूटनीतिक बातचीत में और एक ऐसे मुद्दे को हवा देने में जिसका पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में इस्तेमाल कर रहा है, उसमें क्या आपको कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है? विनोद पंडित जी, मैं तो पहले दिन से देखिए पाकिस्तान तो हमेशा 47 से लेके आज तक भारत के खिलाफ रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ उसने कई तरह से। अगर 47 का देखें, जब उन्होंने अटैक किया उसके बाद भी 1-2 हमले उन्होंने किए। अगर कारगिल वार देखेंगे वो भी उन्होंने किया।
फिर अगर उसके बाद देखेंगे जब 86 में साउथ कश्मीर के अंदर राइट्स करवाए गए, जिसमें मैं गाँव का नाम लूँगा, दन्नो बोगुंड डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, उसके बाद लुकभवन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, जहां मेरे आंखों के सामने जीएम शाह, इसी डॉक्टर फारूक के जो ये थे उस टाइम, उन्होंने वहां वेंडलाइज किया, दिन दहाड़े लूटा गया, कश्मीरी पंडितों को उस टाइम लूटा गया। और उस टाइम तो दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति कहां पे थे। और दूसरी बात, जब 90s में उग्रवाद हुआ, जैसे सलमान निजामी जी ने कहा, कोई भी अगर मरता है, चाहे मुस्लिम भाई है, सिख है, पंडित है, मरता तो इंसान है, उसका तो हर किसी को इंसानियत का ही दुख होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 90s में ये लोग कहां पे थे? 90s के बाद जब हम वहां से भागे, उसके बाद कई कश्मीरी पंडितों के इशू आए, रिहैबिलिटेशन के पॉलिसी पे रिहैबिलिटेट बोला गया। चलो बीजेपी की सरकार तो अभी 4-5 साल से यहाँ पे थी, या 4 साल से अभी 6-7 साल उधर मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके 10-12 साल में रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोalition सरकार रही, या बाकी सरकारें रही, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? क्योंकि ये सिर्फ 6,000 एम्प्लॉयमेंट, 6,000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज की जो बात कर रहे हैं आप, 6,000 कश्मीरी पंडितों की कॉलेज बनी जो कांग्रेस ने बनाई, निजामी साहब सरकार ने, आप बात करने दीजिए। जब आप बोलते हैं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, जब आप बोलते हैं आप शोर मत कीजिएगा, मुझे बताने दीजिएगा। आप अगर आप नहीं बोलना तो आप बोलिए, अगर आप नहीं बोलना आप बोलिए, नहीं तो मेरी बात सुनिए। क्योंकि कश्मीरी पंडित 1990 में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से घर छोड़ गया था, अपना घर छोड़ना पड़ा, उसको अपना घर छोड़ना। मैं आज आपको बता दो, हमारे जूनियर इंजीनियर्स हैं, मेरे परिवार में कश्मीरी पंडित हमारा खून है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। कश्मीरी पंडित के हम कश्मीरी एक है, हम देखिए। लेकिन वो कह रहे हैं, विनोद पंडित कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए। उनका ये सवाल है, बुनियादी सवाल, कि आप लोग जब सत्ता में रहे तो आपने किया क्या? देखिए, किया उनको सबको मालूम है। कश्मीरी पंडित जो है, अभी बहुत से लोग वहां रह रहे हैं, जो कॉलोनीज बनी वो कांग्रेस ने बनाई, बहुत से लोगों को वहां जिस तरीके से नौकरियों में एंगेज किया गया, और बहुत से पैकेज दिए, और बहुत सी स्कीम्स बनी। लेकिन मिलिटेंसी जो है पीक पे थी, उसे टैकल और कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने बहुत कामयाबी हासिल की। लेकिन 6 सालों में बीजेपी ने कश्मीरी पंडित को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया। मैं भी चाहता हूँ कश्मीरी पंडित वापिस आए, मैं उसको पनाह दूंगा अपने। विनोद पंडित बोलिए जल्दी से, बाकी मेहमानों का जाऊंगा। हम भी तंग आ गए इस बंदूक से, इसलिए आप देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए करिए, आप मत हमें अलग करने के लिए डिबेट करिए। ये कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान का मसला नहीं है, देखिए कश्मीर का मसला है। जल्दी विनोद जी, जल्दी। वो भी आज सफर कर रहा है। देखिए, रोजगार खत्म हुआ है। देखिए, आप जो कश्मीरी मुस्लिम या कश्मीरी पंडित की आप रंगत देने की कोशिश मत कीजिए। 30 साल से मैंने अपना घर छोड़ा है, और जितने भी कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे 90 से लेकर आज तक, उसको किसी सरकार ने कोई फायदा नहीं दिया। क्योंकि मुसलमान मरे आतंकवादी हमले में। देखिए, मैं इकोनॉमिक पैकेज की बात कर रहा हूं, मैंने घर छोड़ा है। कोई सरपंच मरता है। चलिए, मैं अपने बुनियादी सवाल की तरफ वापस लौटता हूं। मैं वापस लौटता हूं। जो बात हम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान पर, राजीव रंजन जी को बहस में लाना चाहूंगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, दिग्विजय सिंह ने जो बयान इस वक्त दिया है, और जिस तरीके से एक पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत में, क्लब हाउस चैट में वो ये बातें कहते हैं, क्या आप मानते हैं इस बात को कि जो पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाता रहा, खासतौर पर 370 को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मसले को उठाने की उसने भरपूर कोशिश की, एक तरीके से उसको मदद पहुंचा देंगे वो ना चाहते हुए भी? अगर वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूं, फिर भी मदद तो हो जाएगी ना? देखिए, आपने बिल्कुल सही शब्द कहे, ना चाहते हुए भी वो पाकिस्तान की मदद, और ऐसा कांग्रेस के अनेक नेताओं ने पूर्व में भी किया। मुझे लगता है देश के साथ जो एक भावनात्मक जुड़ाव है, जो राष्ट्रवाद को लेकर के कांग्रेस के अनेक नेताओं का संकल्प है, उस पर मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा। लेकिन जो आचरण है, ये निजामी साहब थोड़ी तमीज सीखिए, निजामी साहब थोड़ी तमीज सीखिए। मैंने आपको बोलने दीजिए ना उनको, राजीव रंजन जी को बोलने दीजिए। आपको बात करने की तमीज नहीं है, आप सबकी बात क्या मनमोहन सिंह पाकिस्तान गए? इन्हीं से सुन लीजिए। मनमोहन सिंह पाकिस्तान गए?
अरे सलमान निजामी जी बोलने तो इनका दीजिए माइक डाउन कीजिए। हाँ बोलने दीजिए, आपके पास में आऊंगा। देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये है, बोलिए राजीव जी, कि कांग्रेस की बौखलाहट हम समझ सकते हैं। कश्मीरी पंडितों के सवाल पर जैसे गोल मटोल जवाब इन्होंने दिए हैं, कांग्रेस की बदनीयती और जो उनका दिवालियापन है वो बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो जाता है। आपने कश्मीरियत को लेकर, कश्मीर की आवाम को लेकर, कश्मीर में कठपुतली सरकारों को थोपकर जिस तरह से कश्मीरियत का नुकसान किया है, उसके लिए आप कभी भी माफी के लायक नहीं है। और सुन लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं। 370 का सैद्धांतिक तौर पर हम लोग 370 के हटाए जाने के खिलाफ रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग आज अगर कश्मीर पर बात करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देती है। आपके नेताओं ने जो कश्मीर का नुकसान किया है, आपके नेताओं ने जो कश्मीर का नुकसान किया है मिस्टर सलमान निजामी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए लगातार कश्मीर के लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। उसके आपकी जगह कुछ और राजनीतिक दलों ने अगर वहां ले ली तो उसकी वजह क्या है? आवाम ने आपको एक निकम्मे नाकारे पार्टी के तौर पर आपकी पहचान की। ना कश्मीर में बेरोजगारी निजामी साहब आप तेल की कीमत पर, महंगाई पर, तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं, तो यही बात दिग्विजय सिंह को भी तो समझाइए ना। उन्हें क्यों नहीं समझा पा रहे? फिर अमीर हैदर जैदी जी, मुझे तो हैरानी हो रही है, आश्चर्य होता है। सलमान निजामी बड़ी बड़ी बातें यहाँ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई पर बात हो, तेल की कीमतों पर बात हो, कोरोना पर बात हो, तमाम चीजों पर, सरकार की नाकामियों पर बात हो, तो दिग्विजय सिंह ने 370 का शिगुफा क्यों छोड़ दिया? वो भी उस चैट में, उस क्लब हाउस चैट में जहां एक पाकिस्तानी पत्रकार था। जैदी साहब, इन लोगों ने आज आतंकवादी हमला हुआ, वहां जम्मू कश्मीर के लोग मर गए। अरे आप किस विषय पर आए हैं आज यहाँ बात कर रहे हैं? अखिलेश जी, किस विषय पर बात करने आए हैं? आपको अखिलेश जी, हाँ बोलिए, अमीर हैदर जैदी जी बोलने दीजिए उन्हें। हाँ। मैं एक कश्मीरी हिंदुस्तानी। अरे सलमान निजामी रुक जाइए भाई, आप धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, ऐसे कैसे बातचीत हो पाएगी? बाकी मेहमान भी है ना, बोलने दीजिए। नुक्कड़ सभा कीजिए। अमीर हैदर जैदी बोलिए। अखिलेश जी, प्रदीप जी जो कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन वो कुछ हल्के अल्फाज में कह रहे हैं, मैं थोड़ा सख्त अल्फाज में कह रहा हूं। जब मैं फिर कह रहा हूं, जब मोदी सरकार पर संकट आता है, कांग्रेस के अंदर की जो आरएसएस होती है वो एक्टिव हो जाती है। वो दिग्विजय सिंह हो या मणिशंकर अय्यर हो या और कुछ राहुल गांधी की नाक के बाल हो, ये सब वही है। अब ये आप देखिए, 2-3 घटनाएं बताता हूं और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहले संबित पात्रा टूल किट लेके आते हैं, जिसे ट्विटर बेनकाब कर देता है कि ये झूठा इंसान है, ये बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, ये झूठ है। उसके बाद रामदेव को उतारा जाता है कि चलिए मोदी सरकार को बचाइए, पूरी एलोपैथ पद्धति को बेकार बता दीजिए, वो फेल हो जाते हैं। फिर योगी और मोदी का विवाद सामने लाया जाता है ताकि इस पर पर्दा डाला जा सके, लेकिन ये बीजेपी की गले की हड्डी बनता जा रहा था तो इसे हटाया गया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिग्विजय का बयान सामने आता है और संबित पात्रा को अचानक पता चल जाता है, अमित वाल ये ट्वीट करने लगते हैं, इस पर डिबेट हो जाती है। भाई ये इस समय देश जिस परिस्थिति से गुजरा है, पूरा देश उस पर जवाब मांग रहा है। वो जो जमुना के अंदर से, गंगा के अंदर से लाशों के ऊपर से राम नाम की चादर नोची गई है, उसका जवाब चाहिए इन लोगों से। वो कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया, वो कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस में आरएसएस है, आरएसएस के लोग कांग्रेस में जो एक्टिव हो जाते हैं अचानक से सरकार को बचाने के लिए। किया था कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा, आज क्यों आतंकवादी हमला हुआ वहां? आपसे मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आप या तो सुन नहीं पा रहे हैं या आप जवाब देना ही नहीं चाह रहे हैं। आज आप अपनी बात लगातार कहे जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं उसका भी तो जवाब दीजिएगा सलमान निजामी। मैं तो यही कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा इतना बड़ा नहीं है कि वो दिग्विजय के बयान का जवाब दे सके। क्यों इन्हें पार्टी से निकलवाना चाहते हो? सलमान निजामी को बेचारों को राजनीति करने दो, ये कद नहीं है, ये नहीं बोल सकते सच्चाई। सलमान निजामी का वो कद नहीं है। सवाल ये बन जाता है लेकिन देखिए एक बात ये है, किसका कद क्या है नहीं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, कब तक ये बात कांग्रेस कहती रहेगी कि दिग्विजय सिंह का ये निजी बयान है? ये कोई पहला बयान इस तरीके का दिग्विजय सिंह का है नहीं। आपने देखा है संबित पात्रा ने ट्वीट करके किस तरीके से निशाना साधा है, मैं तो आपको पढ़ के भी सुना सकता हूं। एक मिनट सुन लीजिए। अरे सलमान निजामी सुनिए भाई, मुझे तो बोलने दीजिए, मुझे तो बोलने दीजिए। प्रदीप सिंह जी,
देखिए क्या कहा है संबित पात्रा ने ट्वीट करके कि ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। इन्होंने ही 26/11 के हमले को आरएसएस की साजिश भी बताया था और उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का भी प्रयास किया था। इसी तरीके की बातें बीजेपी कह के अगर घेर रही है कांग्रेस को, तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयानों से कब तक मुंह फेरती रहेगी? नहीं अखिलेश जी, मैंने पहले ही कहा ना, देखिए दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए जो है वो मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब जैदी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह को आप आरएसएस का आदमी तो नहीं बता सकते। वो लोग आत्महत्या कर लेंगे भाई। उनकी कोई भी आलोचना कीजिए, कितनी भी भर्त्सना कीजिए, कम से कम उनको आरएसएस का आदमी ना बताइए। जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ ही बोलते रहे हैं, तो इसलिए ये कहना कि दोनों आरएसएस के कहने पर ये बोल रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन दिग्विजय सिंह जो कर रहे हैं, कांग्रेस जिस स्थिति में है, वो दिन के उजाले में बिक जाता है। अब आप भाई, आपको आपके पास विशेष चश्मा, विशेष नजर होगी, आपको दिख जाता होगा। मुझे तो ये नहीं दिखता है। अरे बोले तो दीजिए प्रदीप जी को। सलमान निजामी आप कोई भी बोलता है उसमें कूद पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी बहस हो पाएगी। प्रदीप जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए सर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि ये उनके घरख्वाह हैं, दोस्त हैं, पार्टी के समर्थक हैं या पार्टी के विरोधी हैं। ये पार्टी को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। अगर जैदी साहब की बात मान लें कि आरएसएस के कहने पे बोल रहे हैं, तब भी एक्शन होना चाहिए। वो जो बोले हैं उस पर भी होना चाहिए। चलिए कश्मीर हो, 370 हो, ये सब घरेलू मामला है। आप दे रहे हैं, मैं माफी के साथ बीच में आपको रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन जी, अमीर हैदर जैदी साहब, सलमान निजामी जी, विनोद पंडित जी और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।